देश दुनिया की ताजा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर 2024 से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र के दौरान संविधान सदन यानी पुराना संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष संयुक्त बैठक आयोजित करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। यहीं पर 1949 में संविधान पेश किया गया था। बाद में 26 जनवरी 1950 को इसे अधिनियमित किया गया। दरअसल 26 नवंबर को पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 में मोदी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 125वीं जयंती पर याद करते हुए इसे संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। देश में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। सुबह और रात के समय हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, लेकिन दिन में तेज धूप की वजह से गर्मी पड़ रही है। तापमान में भी गिरावट आ रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि नवंबर में कब तक ठंड की दस्तक होगी। आइए जानते हैं कि मौसम विभाग का क्या है लेटेस्ट अपडेट। उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में 4 से 7 नवंबर के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी, जिससे ठंड बढ़ने के आसार हैं। अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो मैदानी इलाकों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरा, लेकिन अब भी उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस और बिहार में 2 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में कई बागी उम्मीदवारों ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। अगले दिन यानी रविवार को धाल, भूमगढ़, बरकट्ठा और सिमरिया में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने टीबी संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत को वैश्विक चैंपियन बताया है। 29 अक्टूबर को जारी वैश्विक टीबी रिपोर्ट में WHO ने कहा कि साल 2015 के बाद भारत में टीबी उन्मूलन मामलों में 17.7% की दर से गिरावट दर्ज की गई है, जो वैश्विक गति से 2 गुना रफ्तार से भी ज्यादा है। इस रिपोर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने एक्स पोस्ट में कहा कि केंद्र सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। शनिवार को जारी एक पोस्ट में JP नड्डा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में 17.7% की गिरावट के साथ भारत की उल्लेखनीय प्रगति को मान्यता दी है। यह दर 8.3% की वैश्विक गिरावट के 2 गुणों से भी अधिक है। यह स्वीकृति टीबी देखभाल और नियंत्रण के प्रति भारत के परिवर्तनकारी दृष्टिकोण को दर्शाती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन के जवाब से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव को लेकर स्पष्ट जवाब देने की बजाय गोलमोल जवाब दिए हैं। कांग्रेस के आरोप पर चुनाव आयोग ने 1600 पन्नों में एक आरोप का जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस तरह के आधारहीन आरोप लगाए गए हैं, उससे अराजकता फैलने का डर है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग अगर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करता रहा तो फिर पार्टी कानूनी सहारा लेगी। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 20 सीटों पर शिकायत की थी। कांग्रेस महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि 9 अक्टूबर को वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने 20 सीटों को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी। हमारे पास दस्तावेज थे जिसे हमने चुनाव आयोग को दिखाया और उस पर चर्चा भी की। चुनाव आयोग ने कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे। 20 दिनों बाद चुनाव आयोग ने इसका जवाब दिया। दिवाली के बाद छठ में बिहार के बाहर रहने वाले लोग अपने गांव पहुंचना चाह रहे हैं। इसके कारण दिल्ली, मुंबई समेत देश के सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों का रेला उतर रहा है। यात्रियों की भीड़ के कारण स्लीपर, थर्ड AC सभी की स्थिति एक जैसी हो गई है। भीड़ को देखते हुए रेलवे विशेष ट्रेनें चला रहा है, लेकिन यात्रियों की भारी संख्या के कारण ये कम पड़ रही हैं। हालत ये है कि तत्काल टिकट बुकिंग भी लोगों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। यूजर्स ने दावा किया है कि शनिवार को तत्काल टिकट बुकिंग के समय IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों का सर्वर डाउन हो गया, जिसके बाद एक बार फिर पीक बुकिंग समय के दौरान IRCTC की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD के नवनियुक्त अध्यक्ष ने तिरुमला में केवल हिंदू कर्मचारियों को ही काम करने की अनुमति देने वाली नीति की घोषणा की है, जबकि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA सरकार वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना चाहती है। शुक्रवार रात सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में अवैसी ने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान
खानम के अध्यक्ष का कहना है कि तिरुमाला में सिर्फ हिंदुओं को ही काम करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों को शामिल करना अनिवार्य बनाना चाहती है। अधिकांश हिंदू बंदोबस्ती कानून इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ हिंदू ही इसके सदस्य होने चाहिए। जो नियम एक के लिए सही है वही दूसरे के लिए भी होना चाहिए, है ना। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के तहत सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और बाकी कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुगम आवागमन के लिए शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और मजबूती का कार्य 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ 2025 के स्वागत के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार हो रहा है। इस पर्व को और सुगम और स्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। महाकुंभ के मद्देनजर पीडीए 50 परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। इनमें से 40 परियोजनाएं पहले से पूरी की जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि बाकी बची हुई परियोजनाएं 30 नवंबर तक पूरी हो जाएंगी। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का आज जन्मदिन है। वे 59 वर्ष के हो चुके हैं। वे सिर्फ नाम के एक किंग नहीं है बल्कि पैसों से भी किंग है। शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक हैं। इनकी नेटवर्थ आज बॉलीवुड का कोई भी एक्टर नहीं कर पा रहा है। शाहरुख सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि भारत के भी सबसे अमीर शख्स में उनका नाम शामिल है। किंग खान ने नेटवर्थ के मामले में बिग बी यानी अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन को भी पीछे कर दिया है। वहीं भारत के सबसे अमीरों की लिस्ट में सबसे पहले गौतम अडानी, फिर रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी है। अगर हम इंडिया रिच लिस्ट 2024 को देखें तो शाहरुख खान आज बॉलीवुड में नेटवर्थ के मामले में नंबर 1 पर हैं। शाहरुख खान की नेटवर्थ 7300 करोड़ रुपए है। फोर्ब्स की माने तो पिछले साल इनकी नेटवर्थ 6300 करोड़ रुपए थी। ऐसे में देखा जाए तो किंग खान की नेटवर्थ पिछले एक साल में 1000 करोड़ रुपए बढ़ी है। उनकी ये नेटवर्थ सिर्फ मूवी करके नहीं बनी है, वे कई तरह के बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं। शाहरुख खान और उनकी पत्नी खुद का एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। वहीं वे आईपीएल क्रिकेट मैच में भी निवेश करते हैं। ऐसे में कई अलग अलग तरह के निवेश और बिजनेस की समझ ने ही उन्हें भारत का सबसे अमीर एक्टर बना दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दुबई की बुर्ज खलीफा को हाल ही में दिवाली के त्यौहार को मनाने के लिए खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। इस शानदार नज़ारे को एक वीडियो में दिखाया गया है जिसमें इमारत पर लिखा था, रोशनी के त्यौहार को मनाते हुए आपको खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि की शुभकामनाएं। इस इमारत को बनाने वाली कंपनी इमार ग्रुप ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया और लिखा, बुर्ज खलीफा पर रोशनी के त्यौहार का जश्न, इस दिवाली सभी के लिए खुशी, समृद्धि और शांति लाए। इस गेस्चर को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया गया और वीडियो ने 3,45,000 से ज्यादा व्यूज हासिल किए। लोगों ने दुबई की सांस्कृतिक विविधता की सराहना की। एक यूजर ने लिखा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत दिवाली की शुभकामनाएं दे रही है, यह सच में बहुत खास है। वहीं दूसरे ने कहा कि यूएई हमेशा दुनिया की संस्कृतियों का अच्छा प्रदर्शन करता है। कई लोगों ने बुर्ज खलीफा को दिवाली के सम्मान में शानदार बताया। भारत सरकार ने जनगणना कराने की पूरी तैयारी कर ली है। अगले साल से जनगणना शुरू होगी। इस प्रक्रिया को 1 साल लगेगा। 2026 में ही इस जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। ये जनगणना 2021 में ही शुरू होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते इसे टाल दिया गया था। फिर लोकसभा चुनाव आए तो थोड़ी और देर हो गई। अब इस पर सरकार ने आगे बढ़ने की कोशिश तेज कर दी है। यह जनगणना बेहद अहम है क्योंकि इसके आधार पर ही लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन होगा। बीते 50 सालों से लोकसभा सीटों का परिसीमन रुका हुआ है। 2029 में सीटें बढ़ेंगी और महिला आरक्षण भी लागू होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को CRS यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। अब इसकी मदद से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कर हासिल कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि इस ऑनलाइन सुविधा की मदद से दोनों तरह के प्रमाण पत्र लेने में लगने वाले समय कम करने में भी मदद मिलेगी। सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए यूजर्स को ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा। ऑनलाइन लिंक की मदद से ऐसा किया जा सकता है। साइन अप के लिए यूजर के नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्म या मृत्यु का समय और एड्रेस संबंधी जानकारी देनी होगी। हैदराबाद में दिल दुखाने वाली एक घटना सामने आई। यहाँ 33 साल की एक महिला की मोमोज खाने से दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस की जांच में हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। फिलहाल मोमो स्टॉल चलाने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घटना हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक स्ट्रीट वेंडर से मोमोज खाने के बाद हुई। दावा किया जा रहा है कि महिला की मौत मोमो खाने की वजह से हुई। इसके अलावा 20 अन्य लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। घटना की जानकारी पुलिस ने दी है।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में एक हफ्ते से भी कम समय बाकी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हाल ही में पोल किया गया जिसमें डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। लेटेस्ट सर्वे में पता चला है कि विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, मिशिगन और उत्तरी कैरोलिना में दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला है। न्यूयॉर्क टाइम के सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय औसत में कमला हैरिस को 49% और डोनाल्ड ट्रंप को 48% की मामूली बढ़त दी गई है। दिवाली जैसे त्यौहार के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खास बात यह है कि ये खबर ओल्ड पेंशन से जुड़ी है। जी हां, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार की ओर से अब तक का सबसे बड़ा फैसला हो गया है। बीते कुछ वक्त से इसको लेकर सरकारी कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इन कर्मचारियों की मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करे। यही नहीं, केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार से भी इस योजना के लागू किए जाने की डिमांड की गई थी। मोदी कैबिनेट की एक अहम मीटिंग में सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी गई है। ये खबर मिलते ही कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। कई कर्मचारियों ने भी मिठाइयां बांटना शुरू कर दिया है। देश में साइबर फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर ठग आए दिन लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। इन ठगी को रोकने के लिए सरकार भी एक्शन मोड में है और लगातार इससे निजात पाने की कोशिश कर रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा टेलीकॉम ऑपरेटरों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे अपने सिम कार्ड यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सख्ती बरतें। सरकार के इस फैसले से रिलायंस, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और BSNL के ग्राहकों के लिए स्कैमर्स से बचना आसान हो जाएगा और उनकी टेंशन कम हो सकेगी। सिम कार्ड से जुड़े नियम 1 नवंबर से लागू हो रहे हैं। सरकार की ओर से फेक कॉल्स और मैसेज में रोक लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। ट्राई के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फेक कॉल पर लगाम लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फेक कॉल और मैसेजेस के जरिए स्कैमर्स लोगों के साथ ठगी कर उनका बैंक खाता खाली कर रहे हैं। रेलवे ने दिवाली छठ के अवसर पर बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल पर बीते दिनों मची भगदड़ से रेलवे अलर्ट हो गया है। पश्चिम रेलवे का नया आदेश जारी किया गया है। रेलवे ने बताया कि अगर यात्रियों का सामान उनकी संबंधित यात्रा श्रेणी के लिए स्वीकार तय सीमा से ज्यादा होगा तो उन्हें अर्थदंड भरना होगा। रेलवे ने लोगों से आग्रह किया है कि स्टेशनों पर अधिक भीड़ न लगाएं। बता दें कि यह नियम ठीक वैसे ही है जैसे हवाई जहाज की यात्रा के वक्त लागू होता है। पश्चिम रेलवे ने मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी की है। रेलवे हर यात्री को निश्चित मात्रा में बिना शुल्क यात्रा करने की अनुमति देता है, लेकिन हालांकि साइकिल, स्कूटर जैसे सामान सहित 100 सेंटीमीटर लंबाई, 100 सेंटीमीटर चौड़ाई, 70 सेंटीमीटर ऊंचाई से बड़े आकार के सामान को ले जाने पर शुल्क लगेगा। पश्चिम रेलवे ने सभी यात्रियों से आग्रह किया है कि स्टेशनों पर अधिक भीड़ भाड़ न लगाएं। ट्रेन का समय होने पर ही स्टेशन में प्रवेश करें। निर्धारित सामान सीमा का भी पालन करें। भारतीय कंपनी जॉय ई-बाइक ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल कंपनी ने इस साल इंडिया मोबिलिटी एक्सपो 2024 में अपने पानी से चलने वाले स्कूटर का कॉन्सेप्ट पेश किया। कंपनी ने अभी तक इस स्कूटर के फाइनल प्रोडक्ट और लॉन्च करने के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया है। माना जा रहा है इसे इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में एक बार फिर देखा जा सकता है। इसमें कुछ नए अपडेट भी देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि ऑटो एक्सपो अगले साल 17 से 22 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों से टीचरों के गायब रहने राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था के लिए अभिशाप बताया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि कानून के अनुसार इस बुराई को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। कोर्ट ने इस मामले में प्रदेश के प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से हल्फनामा मांगा है कि प्राइमरी स्कूलों में टीचरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर सरकार ने पूर्व में क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि वर्तमान में स्कूलों में टीचरों की हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है। दिल्ली में आतिशी मरलेना सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत दे दी है। सरकार के इस फैसले से देश की राजधानी में आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी, साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार सृजन करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने 111 अतिरिक्त दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे काम करने की अनुमति दे दी है। शहर की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार की ओर से इस नीति परिवर्तन के बाद महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पैन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपने पैन कार्ड बनवाया है और अभी तक उसे आधार से लिंक नहीं कराया है तो ये खबर आपके काम की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पैन कार्ड के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जिन नागरिकों ने पैन आधार लिंक प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है उनकी समस्या अब खत्म होने वाली है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना सबके लिए अनिवार्य है। सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं कि पैन कार्ड धारक तुरंत ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करें। उस समय इस प्रक्रिया के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था, लेकिन बाद में शुल्क प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर कोई व्यक्ति इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेगा तो उसका पैन कार्ड खराब हो जाएगा। लेकिन जब से सरकार ने नया नियम लागू किया है, नागरिकों को बहुत राहत प्राप्त हुई है। इस प्रक्रिया के तहत अब जो नागरिक पैन कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड से उसी दौरान लिंकिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सरकार ने पैन कार्ड की जानकारी देते हुए कहा है कि जिन नागरिकों ने हालिया में अपने पैन कार्ड हेतु आवेदन किया है या फिर हाल में ही अपना पैन कार्ड बनाया है तो उसे आपको अलग से आधार से लिंक कराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जो नया नियम लागू किया है उसके तहत जब आप अपना पैन कार्ड बनवाते हैं तो उसी समय आपका आधार लिंकिंग की प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। इसलिए अब आपको फिर से लिंकिंग की प्रक्रिया नहीं करनी होगी। उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में दीपावली छठ के मौके पर लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार द्वारा तोहफा दिया गया है। इसके लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। दीपावली व छठ त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम लखनऊ 316 अतिरिक्त बसें चलाएगा। इसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। दीपावली व छठ त्योहार पर सबसे ज्यादा बसों का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, दिल्ली, आजमगढ़ और प्रयागराज आदि में होगा। लखनऊ क्षेत्र के 9 डिपो में 931 बसों का बेड़ा है। इनमें 841 का आवंटन किया गया है। इससे दीपावली छठ पर आने जाने वालों को आसानी होगी। दिवाली और छठ के मौके पर लखनऊ से आनंद विहार, जयपुर, हरिद्वार, देहरादून, वाराणसी, गोरखपुर और आजमगढ़ से संबंधित मार्गों पर भी अतिरिक्त बसें प्रमुखता से चलाई जाएंगी। दीपावली और छठ के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने शहर से गांव तक 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के इंतजाम किए हैं। 1 नवंबर 2024 से भारत देश में कई नियमों को लागू किया गया है और कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है, जिसके कारण भारत के लोगों की आम जिंदगी में काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इनमें से आपको एलपीजी गैस सिलेंडर, बिजली बिल, बैंक खाता और अन्य जानकारियों से जुड़े हुए अपडेट शामिल किए गए हैं। ये सभी नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होने जा रहे हैं। इससे पहले आपको इन सभी नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि कौन से नियमों में सरकार द्वारा बदलाव किया गया है। 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किए गए हैं। घरेलू उपयोग वाले सिलेंडर की कीमत में मामूली बदलाव हुआ है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 48 रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे रेस्टोरेंट और छोटे व्यवसायों को प्रभावित होना पड़ सकता है, जबकि घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए राहत की उम्मीद है। बिजली बिल भुगतान के लिए 1 नवंबर से कुछ नए नियम लागू होंगे। अब बिजली बिल का भुगतान समय पर न करने पर अतिरिक्त जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कई राज्य सरकारें स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम लागू कर रही हैं, जिससे बिल के भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और स्वचालित बनाया जाएगा। यदि आपने अभी तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं किया है तो 1 नवंबर के बाद आपका बैंक खाता निष्क्रिय हो सकता है। सरकार ने बैंक खातों को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ताकि सब्सिडी और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे खाते में पहुंच सके। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोल और डीजल के दाम में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे आम लोगों की यात्रा खर्च में कमी आ सकती है। सरकार ने 1 नवंबर से स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले जीएसटी की दरों में कटौती करने की योजना बनाई है। इस कदम से बीमा प्रीमियम पर खर्च कम होगा और लोग आसानी से बीमा योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। 1 नवंबर से सरकार ने फ्री गैस सिलेंडर योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। अब फ्री गैस कनेक्शन के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना होगा और पात्रता मापदंड भी सख्त कर दिए गए हैं। यह कदम योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। सरकार ने स्मॉल सेविंग्स स्कीम जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी और एससीएसएस की ब्याज दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। सुकन्या समृद्धि योजना पर अब भी 8.2% ब्याज मिलेगा, जिससे निवेशकों को राहत मिलेगी। जेट फ्यूल की कीमतों में गिरावट के कारण 1 नवंबर से हवाई किरायों में कमी आने की उम्मीद है। खासकर फेस्टिव सीजन के दौरान यात्रा करने वालों को इस बदलाव का फायदा मिलेगा। यह उन लोगों के लिए अच्छी खबर है जो छुट्टियों के दौरान यात्रा की योजना बना रहे हैं। सरकार ने 1 नवंबर से 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती की योजना बनाई है। यह कदम आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके साथ ही कुछ सेवाओं पर भी जीएसटी की दरों में कमी की जा सकती है, जिससे लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। रिजर्व बैंक की एमपीसी मीटिंग के बाद ये तय किया गया है कि 1 नवंबर से लोन और ईएमआई दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे होम लोन और अन्य लोन की ईएमआई में वृद्धि की संभावना नहीं है। लोन लेने वालों की ये एक अच्छी खबर है। 1 नवंबर 2024 से लागू होने वाले ये नियम
आम आदमी के जीवन पर सीधा प्रभाव डालेंगे, वो चाहे एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत हो, बिजली बिल भुगतान का तरीका हो या फिर बैंक खातों में आधार लिंक करने की अनिवार्यता। सभी बदलाव महत्वपूर्ण हैं। इन नए नियमों को समझना और इसके अनुसार सभी योजनाएं बनाना जरूरी है ताकि आप समय रहते आवश्यक कदम उठा सकें और किसी भी परेशानी से बच सकें।